नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा की पराजय पर चल रहे तमाम विद्वत आकलनों के बीच मैंने पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के साक्षात्कार को आधार बनाकर एक कार्यक्रम बनाया। आप में से कई साथियों ने उसे देखा। उस कार्यक्रम पर मेरे अंतरंग हरदोई के प्रख्यात डॉक्टर संजय सिंह की सबसे पहली प्रतिक्रिया आई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए षड्यंत्रों के सांकेतिक उल्लेख से डॉक्टर संजय सिंह संतुष्ट नहीं थे। मैंने उस कार्यक्रम की अपनी सूत्रधारी में और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपने साक्षात्कार में कई ऐसी बातें कहीं जो षड्यंत्रों की तरफ संकेतों में उंगली उठा रही थी, जबकि डॉक्टर संजय सिंह का कहना था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए वैदेशिक, देशिक और आंतरिक षड्यंत्रों को विस्तार से व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब ने इस मसले पर अलग से समाचार सह विश्लेषण प्रस्तुत करने का आह्वान किया और मुझे लगा कि उनका यह आह्वान वर्तमान समय की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए वैदेशिक, देशिक और आंतरिक षड्यंत्र से जुड़े समाचार और उसके विश्लेषण में प्रवेश करने के पहले ऐसे ही एक षड्यंत्र के ऐतिहासिक प्रसंग का हम संदर्भ लेते चलें। वह इसलिए क्योंकि षड्यंत्र को व्यापकता से समझना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान के लोग अमेरिका को घृणा की नजर से क्यों देखते हैं? ईरान के लोग अमेरिका को शैतान की भूमि क्यों कहते हैं? एक कालखंड ऐसा था जब ब्रिटिशर्स का ईरान के तेल व्यापार पर पूरा दबदबा था। ईरान के तेल उत्पादन का 84% हिस्सा इंग्लैंड को जाता था और केवल 16% ईरान के इस्तेमाल के लिए रहता था। अपना ही तेल ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 1951 में एक कट्टर देशभक्त मोहम्मद मोसादेग ईरान के प्रधानमंत्री बने। उन्हें ईरान के तेल व्यापार में विदेशी कंपनियों का दबदबा पसंद नहीं था। 15 मार्च 1951 को उन्होंने संसद में ईरान के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद ईरानियों को गरीबी दूर होने का सपना सच होता दिखा। इस फैसले पर टाइम्स पत्रिका ने 1951 में मोसादेग को मैन ऑफ द ईयर भी घोषित किया था। लेकिन फिर क्या हुआ? ईरान के प्रधानमंत्री मोसादेग को हटाने की आपराधिक साजिशें रची जाने लगी। अंग्रेजों ने मोसादेग को हटाने के लिए कई प्रयास किए। पहले तो रिश्वत देने की कोशिश की। मोसादेग नहीं माने तो उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। यहां तक कि सैन्य तख्ता पलट की भी कोशिश हुई, लेकिन मोसादेग ने सारी साजिशें नाकाम कर दी। अंत में अंग्रेजों ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मोसादेग को हटाने के लिए $1 मिलियन का फंड मंजूर किया। $1 मिलियन उस समय 4250 करोड़ रियाल यानी ईरानी मुद्रा के बराबर होता था। अमेरिका की योजना मोसादेग के खिलाफ पूरे ईरान में असंतोष पैदा करने और उसके प्रति लोगों के समर्थन को खत्म करने की थी। फिर भ्रष्ट सांसदों की मदद से मोसादेग की सरकार को उखाड़ फेंकना था। अमेरिका ने ईरान के पत्रकारों, संपादकों और मौलवियों को 631 करोड़ रियाल का भुगतान किया। बदले में उन पत्रकारों, संपादकों और मौलवियों को सिर्फ एक ही काम करना था, वह था लोगों को मोसादेग के खिलाफ भड़काना। हजारों ईरानियों को झूठे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए धन दिया गया। उन्होंने संसद पर मार्च करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के बड़े मीडिया प्रतिष्ठानों ने अमेरिकी साजिशों का साथ दिया। मोसादेग का विरोध बहुत ही घटिया स्तर तक ले जाया गया। कार्टूनों और नारों के जरिए उनके निजी जीवन पर भद्दे आक्षेप तक किए गए। कुचक्र के तहत मोसादेग को तानाशाह के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। आज ही जाकर मोसादेग ने ईरान की संसद को भंग कर दिया। अमेरिका ने ईरानी सम्राट मोहम्मद रजा पहलवी को मोसादेग को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में 210 मिलियन रियाल की रिश्वत देकर अमेरिका ने भाड़े के सैनिकों की मदद से ईरान की राजधानी में फर्जी दंगे करवाए। सम्राट मोहम्मद रजा पहलवी के ईरान लौटने के बाद मोसादेग ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर मुकदमा चलाया गया।
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनकी मृत्यु तक उन्हें घर में ही आजीवन कैद रखने का फरमान सुना दिया गया। ईरान के उस क्रांतिकारी प्रधानमंत्री मोसादेक की मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में उसी आजीवन कैद की हालत में हुई। मोसादेक 2013 में मरे और किसी निर्जन स्थान पर उन्हें दफन कर दिया गया। कोई जान भी नहीं पाया कि ईरान का देशभक्त मोसादेक कब, कैसे और कहां पर मर गया। बहरहाल मोसादेक को किनारे लगाने के बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने ईरानी तेल का 40-40% हिस्सा साझा कर लिया और शेष 20% अन्य यूरोपीय कंपनियों को दे दिया गया। यानी ईरान का पूरा तेल अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय देश पीने लगे और ईरान उन्हीं देशों की कंपनियों से अपना ही तेल खरीदने पर विवश हो गया। अब आपके समक्ष एक सवाल रखता हूं, मोसादेक का अपराध क्या था? यही ना कि मोसादेक चाहते थे कि ईरान आत्मनिर्भर बने। अपने देश के बारे में मोसादेक का यह सोचना क्या उनका अपराध था? लेकिन उसी देश के भ्रष्ट सांसदों, नेताओं, पत्रकारों, संपादकों, मुल्लों और उनके अंध अनुयायियों ने ईरान के समृद्ध भविष्य को मात्र $10 लाख में बेच डाला। बाद में ईरान के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्या अब भी आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों पर मैंने कोई सांकेतिक बात कही है? मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बताया कि भारत के देशभक्त नरेंद्र मोदी के साथ वही सब षड्यंत्र चल रहा है जो ईरान के देशभक्त मोसादेक के खिलाफ चला था। आप मोसादेक के साथ हुए घटनाक्रम को नरेंद्र मोदी के साथ हो रहे घटनाक्रम के साथ मिलाकर देखिए और सोचिए, आपको षड्यंत्र के सारे कोण समझ में आने लगेंगे। और यदि फिर भी जिन्हें समझ में नहीं आया तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वह उन्हें बौद्धिक दृष्टि प्रदान करे। भारत भी मोसादेक षड्यंत्र की राह पर है। संविधान की फर्जी हिफाजत, फर्जी मुद्दे, फर्जी किसान आंदोलन, फर्जी आंकड़े, जातियों को आपस में लड़ाना, मुसलमानों को उकसाना, शाहीन बागी कुचक्र रचना, दंगे कराना, शासनिक प्रशासनिक अराजकता पैदा करना, राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देना, उनसे पैसे खाना, उनके पैसों से विदेशों में जाकर अफवाहें फैलाना और विदेश से आकर अफवाहें फैलाना, यह सब वैसा ही राष्ट्रघात है जो मोसादेक के खिलाफ आजमाया गया था। अमेरिका, कनाडा और चीन की खुफिया एजेंसियां और पूंजी ताकतें भारत के कई नेताओं, अफसरों, पत्रकारों और एनजीओ परस्तों को धन देकर अपने एजेंट के रूप में काम करवा रही हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य भारत के देशभक्त नेतृत्व को हटाना और रीढ़हीन तत्वों के हाथों में सत्ता आए, इसके लिए माहौल तैयार करना है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में मोसादेक को तानाशाह के रूप में संदर्भित किया गया था। पश्चिमी मीडिया यही बर्ताव नरेंद्र मोदी के साथ भी कर रहा है और भारतीय मीडिया जूठन चाट रहा है। टाइम पत्रिका ने मोदी को डिवाइडर इन चीफ कह दिया, फिर भी भारतीय मीडिया के स्वाभिमान में कोई सुरसुराहट नहीं हुई। अब तो भारतीय मीडिया भी ब्रिटिश मीडिया की देखा देखी नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहने लगा है। क्या यह गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य नहीं है? सोचिए, मंथन करिए और संविधान की डायरी लेकर घूमने वाले लोगों में शाहीनबागी शैतानियत देखिए, आपको दिख जाएगा। इनसे संभल कर रहिए। आज के लिए इतना ही। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे वैदेशिक, देशिक और आंतरिक षड्यंत्र एक दूसरे से अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी शुरू हुई है। यह एपिसोड असली भोजन के पहले दिया जाने वाला स्टार्टर है। मानसिक भोजन के पहले यह स्टार्टर आपकी मानसिक भूख और जिज्ञासा बढ़ाएगा। अगले अध्याय में हम षड्यंत्रों को भारत के प्रसंग में सटीक उदाहरणों और तथ्यों के साथ खोलेंगे। हम जल्दी ही हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।